हेलो स्टूडेंट्स, एससी वर्मा का सॉल्यूशन आज हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। एससी वर्मा फिजिक्स का एक माइलस्टोन बुक है। इसके हर एक क्वेश्चंस को एग्जाम्पल तो आप करेंगे ही, जैसा कि मैंने बता रखा है। ये टाइप 1, टाइप 2 और एक्सरसाइज 3 टाइप में क्वेश्चन बटे हुए हैं। हर एक टाइप का जो क्वेश्चन होगा, एक एक क्वेश्चन हम डील करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा लगेगा आपको कि इसकी ज़रूरत नहीं थी सर, क्यों डील कर रहे हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशंस को मेरे नज़रों से देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना इसका इम्पोर्टेंस है और क्या इसमें छुपा हुआ जो थीम है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको जानना है। मैं एक बात बताऊं, जैसा मैं महसूस कर रहा हूं कि अगर कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन आपको बेस्ट चॉइस करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ये बताऊंगा आपको कि जब ये सेशन ख़त्म होता है, इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना कुछ पाया, और तब आप खुद ही इसको पूरे हर एक जगह आप इसको ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे, सबको बता पाएंगे, जिससे हर एक बच्चा इसका जो इम्पोर्टेंस को समझे और इसका लाभ उठा पाए। तो हम लोग अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 1 ले रहे हैं और टाइप 1 का पहला क्वेश्चन डील कर रहे हैं। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो आंसर है, आंसर केवल हमको अचीव नहीं करना है फिजिक्स में, बराबर कहता हूँ, आंसर इज द सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप है हमको समझना है। तो अगर हमको ये पता है कि आंसर डी होगा तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। ए है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सारा बात माने हर एक क्वेश्चन के जो है कंडीशंस को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नोट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी इनमें से एक नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी कहते किसको है? फंडामेंटल का क्वांटिटी का मतलब है कि जो भी क्वांटिटी फंडामेंटल होगा उसमें कोई आपस में रिलेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर लीजिए, शुरू करते हैं पहला, लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। तो लेंथ है आपका, ठीक है, मास ये आपको पहले से मालूम है कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए सर ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम। सो जरा देखिए, इन तीनों को मिलाइए, इसमें लेंथ है, यहाँ मास है और यहाँ पर टाइम है। तीन क्या है? इंडिपेंडेंट है, इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटी हो सकता है, इसलिए इसको ये आंसर में मेरा नहीं हुआ। दूसरा, क्योंकि नोट देना है, फंडामेंटल क्वांटिटी हमको इसमें से नहीं चाहिए। लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी, फिर लेंथ है, लेंथ हम एल दे देते हैं, ठीक है, और आपका टाइम है, टाइम टी है, फिर वेलोसिटी है, वेलोसिटी को L/T लिख सकते हैं। ज़रा देखिए दोनों का, इसमें क्या है, इसी दोनों का यूज, इसमें कुछ भी नया नहीं है, इन दोनों को मिलाने से ये बनता है। इसका मतलब है कि दिस इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी, ये मेरा बीच में आ गया, डिराइव्ड क्वांटिटी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दिस इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। आंसर तो पता है, हो गया हम लोग को कि बी होगा सर। लेकिन मास, टाइम एंड वेलोसिटी, जरा इसको भी हम लोग देखें कि है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। मास, ठीक है जी, मास आप जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम के बारे भी आपको मालूम है, लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है, लेंथ या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, इसमें मास है, यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर एक अलग से क्या है, लेंथ है। इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटी इट कैन बी एज्यूम्ड, इसको हम मान सकते हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। लास्ट लीजिए सी, लेंथ है, टाइम है और मास है। तो ये तो आपका बहुत पहले से आप जान ही रहे हैं कि दिस इज लेंथ, टाइम एंड मास इज फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्यों? आपस में किसी का रिलेशन नहीं है। तो आंसर क्या हुआ हमारा? बी हुआ, क्योंकि इसमें एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चैनल बदलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक रिलेशन है। सभी क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि बुक्स तो आपके पास अवेलेबल है, और जब इस क्लास में बैठते हैं हमारे सेशन को अटेंड करने के लिए तो आपके सामने एससी वर्मा बुक खुला हुआ होना चाहिए, जिससे मैं मेन चीज़ को लिखूं, टाइम बर्बाद आपका नहीं हो और हम उसको एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एन यू के बीच में एक रिलेशन है, एन एंड यू का इस्तेमाल किया गया है। यू, एन क्या है यहाँ पर? एन कर रहा है इज नंबर, एन इज ए नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी को कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है जी। और u इज ए यूनिट, ये यूनिट है।
अब इन दोनों के बीच में, नंबर और यूनिट के बीच में एक रिलेशन है, तो कहता है इसमें से कौन सा वैलिड होगा। वैलिड रिलेशन दोनों के बीच में क्या होना है। पहला नंबर रिलेशन दे रहा है कि n जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, b है आपका n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, c है आपका n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट u, और लास्ट का पोर्शन है d, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। इसी में से एक आंसर होगा। ज़रा इन चीज़ों को समझें, n और u। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप लिखते हैं 10 मीटर, n का वैल्यू नंबर है, ये गौर कीजिएगा नंबर है 10, दो चीज लिया गया, और u यूनिट मीटर में है। सपोज कीजिए कि मैं इसके यूनिट को बदल दूं, यहाँ पर ये क्या चीज़ है, नंबर है 10 है, ये SI सिस्टम में है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें, ठीक है, सेंटीमीटर सीजीएस में ले रहे हैं, उस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10 और इस पे 100 मतलब 1000 सेंटीमीटर। n और यूनिट, जब n का वैल्यू, इसमें n का वैल्यू बड़ा है, ये बड़ा है, ये 10 मीटर। जैसे ही आप स्मॉल में जाते हैं, मतलब जब आपका यूनिट स्मॉल होता है वैल्यू बड़ा होता है, मतलब n और u के बीच में रिलेशन क्या हुआ, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। अगर यूनिट बढ़ा लेंगे वैल्यू छोटा होगा, बड़ा और छोटा, ये छोटा तो ये बड़ा, ये बड़ा तो ये छोटा, तो यहाँ पर रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u, और कह सकते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। n और u के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली का। अगर आपका यूनिट का वैल्यू बड़ा होगा तो वैल्यू छोटा होगा, और जब यूनिट का वैल्यू हमारा क्या होगा, सिस्टम अगर हम चॉइस करेंगे, जब हम चॉइस करेंगे छोटा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हर एक जगह लागू है। मान लिया आप लिखते हैं 1 किलोमीटर, ठीक है जी, और इसको आप लिखते हैं कि ठीक है सर मीटर में क्या होगा, तो आप लिखते हैं 1000 मीटर। वैल्यू में कौन सा बड़ा, किलोमीटर या मीटर? कहेंगे सर इसमें भी कोई पूछने की बात है, किलोमीटर बड़ा होता है, वैल्यू 1 है। सर मीटर, इसको अगर कंपेयर करें मीटर छोटा होता है, तो मीटर जब छोटा है तो वैल्यू क्या है, बड़ा है। इनवर्सली रिलेशन, एक बड़ा तो छोटा, इसीलिए इसका जो मेरा आंसर होगा क्या हो जाएगा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/। इसी पर बेस्ड आपको डायमेंशनल एनालिसिस में हमको स्टडी करना है, उसी कॉन्सेप्ट को आपको चेक किया जा रहा है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वांटिटी x रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली। एक क्वांटिटी है जिसको डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया गया है MA, LB और TC। ये क्वेश्चन है, डायमेंशनली लिखा हुआ। द क्वांटिटी मास कैन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इन टर्म्स ऑफ, ये मास के बारे पूछ रहा है कि मास को हम रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं, किसके टर्म में, x, l और t के टर्म में कर सकते हैं कि नहीं। उसी में आपको ये जो 4 ऑप्शन है वो दिया हुआ है, एक एक ऑप्शन पर हम विचार करेंगे, ठीक है। सो जरा देखिएगा यहाँ पर, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम इस ब्रशेस का इस्तेमाल करें, सिंपल सिटी से, मतलब इसको हम हटा करके भी कर सकते हैं समझने के लिए। तो MA, अगर मैं बात करूँ MA, तो MA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि सर इसमें क्या है, ये x तो था ही, l है पावर, तो इसको -b कर देंगे, और यहाँ पर t पर पावर क्या कर देंगे, -c। आपको पूछ रहा है कि देखो क्वांटिटी m, मास कैन ऑलवेज भी, तो मास का पहले वैल्यू निकालने हैं, तो मास इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू x टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/a, क्योंकि इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, l टू द पावर -b/a, और लास्ट में t है तो -c/a। ये मास हुआ। अगर डायमेंशन को दिखाना तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ये रहा इधर, और ये कंप्लीट हमारा ये सेट है इस तरह से। अब एक एक क्वेश्चन को लेते हैं। कैन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इन टर्म्स ऑफ LTX, मास को क्या हमेशा XLT के टर्म में दे सकते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, अगर इसमें मैं A को 0 कर दूं, A को अगर हम 0 कर दें तो मास ही गायब हो जाएगा, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह गया।
जबकि ये क्या कर रहा है, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ LTX। अगर ए 0 हो गया तो मास ही गायब हो गया, रिप्रेजेंटेशन की बात तो खत्म हो गई, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ए आपका कैंसिल। ठीक है, दूसरा कंडीशन लीजिए, कैन नेवर बी रिप्रेजेंटेड, कहता है कि नहीं ये रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता, तो ये तो भाई फिर वही वाली बात होगी, एजम्पशन माना कि रिप्रेजेंटेड क्वेश्चन ही कर रहा है कि एक्स ये रिप्रेजेंटेशन कहते बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए बी तो हो ही नहीं सकता, बी अगेंस्ट द एजम्पशन। तीसरा सी, मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ LTX इफ ए इज इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया कि जब इसमें ए 0 हो जाएगा, यहाँ पर अगर 0 देंगे तो मास ही गायब हो गया, तो गायब हो तो रिप्रेजेंटेशन का सवाल कहाँ आता है, तो सी तो वैसे ही कैंसिल हुआ। अब आप कहेंगे सर ये तो आंसर साफ साफ नजर आ रहा है कि डी होगा, डी क्यों होगा, इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ए 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, अगर ए इक्वल टू 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, उस केस में देख ही रहे हैं मास का वैल्यू हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ LTX इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तब ये आंसर हमारा क्या होगा, डी सही है। कहेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल सा था, सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पर टिपिकल क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन को बदल दूँ, एक्स की जगह मैं पूछूं कि टी, जैसे यहाँ पर दिए ना कि मास कैन बी द क्वांटिटी मास, तो यहाँ पर मास हटाकर आप लोग ट्राई कीजिएगा, मास को हटा दिए, इसके जगह क्वेश्चन में अगर टाइम पूछ दिया जाता और केसेस को ऐसे रखा जाता तब क्या आंसर होगा। इसी तरह से आपका मास है और टाइम है, तो दूसरा लेंथ है, लेंथ के बारे में यही सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ है ये आपका कंसेप्चुअली क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो हम समझते हैं ये क्लियर हो गया आपका, अच्छे तरीके से समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज ए यूनिट, ऑलवेज हैज यूनिट, मे हैव यूनिट और डज नॉट हैव यूनिट। आप जानते ही हैं कि डायमेंशन कितने, 7 डायमेंशंस हैं, तो क्या कोई ऐसा क्वांटिटी है जिसका कहता डायमेंशनलेस क्वांटिटी का कभी यूनिट होता ही नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी का यूनिट होता ही नहीं। ज़रा सा डायमेंशनलेस क्वांटिटी हम ले लेते हैं, मान लीजिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी आपको पता है कि प्लेन एंगल, एक एग्जांपल ले लें, प्लेन एंगल, इसी बात से क्लियर होगा, और एक होता है सॉलिड एंगल, ये पता है आपको, इसका रेडियन होता है यूनिट और इसका स्टेरेडियन होता है, ये 2 यूनिट है। क्वांटिटी कैसी है, डायमेंशन, इसका डायमेंशन होता ही नहीं है, देखिए यूनिट है, तो नेवर हैज ए यूनिट डायमेंशनलेस का, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। ऑलवेज हैज यूनिट, हर एक डायमेंशनलेस का क्वांटिटी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक क्वांटिटी, ये भी है, समझिए बात को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वांटिटी ये डायमेंशनलेस है, ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है और यूनिट भी नहीं है, नो डायमेंशन नो यूनिट, सारा आंसर इसी में छुपा हुआ है आपका। ऑलवेज हैज यूनिट, क्या हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी डायमेंशनलेस यूनिट होगा, नहीं, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो ये बी गलत हो गया। नेक्स्ट आइए सी, मे हैव यूनिट, यूनिट हो सकता है डायमेंशनलेस होते हुए, ये दोनों एग्जाम्पल है आपका, ये दोनों डायमेंशनलेस है, डायमेंशन नहीं है, स्टिल दे हैव यूनिट, तो सी तो आंसर होकर ही रहेगा। लेकिन व्हाट अबाउट डी, क्योंकि सर आंसर आगे आप छोड़ दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, सभी कंडीशन को चेक करेंगे और उसको उसके पीछे उसके जो एक्सप्लेनेशन को समझें। डज नॉट एग्जिस्ट, कहता है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, लीजिए एग्जिस्ट कर रहा है, डायमेंशनलेस है, ये भी मौजूद है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी ये भी है, फिजिक्स की क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, आपको मालूम है फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसका फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें, इसका मतलब ये रॉन्ग हुआ। आपका आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया आपका जो बताए, मे हैव यूनिट, डायमेंशनलेस होते हुए उसके यूनिट होंगे, केवल आंसर नहीं, आंसर के पीछे उसके एग्जाम्पल्स होने चाहिए, तब जाकर ये बात आपका क्लियर होता है। क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया, जिससे कि आप ना, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, जिस तरह से एससी वर्मा यूनिक है उसी तरह से उनका सॉल्यूशन भी हमको यूनिक बनाना है, और आप जब इसको पढ़ेंगे तो यू बिकम ए सक्सेसफुल टीचर, ऑटोमेटिक हो जाते हैं।
टीचर का मतलब ये नहीं होता कि आप मतलब केवल पढ़ाने में रहें, किसी भी फील्ड से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन स्टिल यू हैव नॉलेज, तो आप अपने नॉलेज किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का सबसे खूबसूरत क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की ब्यूटी, dx upon 2ax minus x square is equal to a raised to the power n sin inverse xy minus 1। n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू 0, -1, 1 या कुछ भी नहीं, ये चीज़ देना है। दूसरी बात है कि इसको डायमेंशनली सॉल्व करना है। कोई बच्चा सोचे कि मैथ हमारा बहुत अच्छा है, अब ज़रा सा इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। डायमेंशनली चेक करेंगे इस फॉर्मूले को, ज़रा सा गौर से देखिएगा और कुछ कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ज़रा इसके तरफ आते हैं। x/a क्या है? नंबर, इसको इधर तो आपको पता है कि 1 क्या कांस्टेंट नंबर है, नंबर को नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, नंबर ही होना चाहिए। तो x/a का अगर मैं कहूँ कि ये क्या होना चाहिए, ये आपका यूनिट लेस होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो x की अगर मैं बात करूँ कि x की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन a की होगी। क्लियर बात? क्योंकि दोनों जब तक सेम डायमेंशन नहीं होगा तब तक ये कैंसिल नहीं होगा। तो डायमेंशन ऑफ ए हमको पता चला, कितना पता चला, वो डायमेंशन ऑफ एक्स होगा। और एक्स क्या चीज़ है? डायमेंशन, ये लेंथ है, ये लेंथ है, एक्स इज ए लेंथ। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पर चलिए डी एक्स। LHS में हमें किस चीज़ का पता है कि पूरे LHS को अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये a टू दी पावर n आता है डायमेंशनली इसका डायमेंशन खत्म हो गया और a का डायमेंशन l है। तो मैं पहले अगर RHS ले लूं तो RHS की वैल्यू हमको आ रही है l टू दी पावर, कितना है, l टू दी पावर n, ये आ रहा है RHS। LHS की तरफ चलते हैं, उल्टा ले रहे हैं इसको। देखिए dx छोटा डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, चाहे इसको एडिशन, इससे हमको कोई मतलब नहीं, डिस्टेंस को ऐड करते जाएंगे डिस्टेंस ही आएगा। तो ये तो डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिएगा ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, तो स्क्वायर, इस डिस्टेंस को इससे डिस्टेंस माइनस करेंगे तो फिर ये पूरा उसका रूट आएगा, तो ये डिस्टेंस ही आएगा। तो ये l आएगा और ये भी l है, तो l/l, ठीक है। जब करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका एक नंबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये हुआ डायमेंशनलेस। इधर वाला जो बात है इसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे। जब इसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे, ज़रा इक्वलाइज करने देख लीजिएगा, l टू दी पावर n इधर है, तो ये कैसे बराबर होगा, इसको डायमेंशनलेस कैसे करें, तो n की वैल्यू 0 होगी तभी तो डायमेंशन खत्म होगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 0 इज द आंसर। समझ रहे हैं बात? जरा इसमें जो कॉन्सेप्ट है एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। x/a, जो डायमेंशन x का वही अपॉन इसका 1a का होगा, तभी तो ये नंबर बन पाएगा। सेम डायमेंशन का चीज़ डिफरेंट, उसका हम डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है, अगर मैं कहूँ सर लेंथ को मास से माइनस कीजिए, तो ये होगा क्या, कभी नहीं हो सकता। लेंथ और मास को माइनस नहीं कर सकते हैं। सेम लेंथ को लेंथ से माइनस करें, 10 मीटर है तो 10 मीटर में माइनस करना तो हम 2 मीटर माइनस करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ 10 मीटर में हम माइनस करेंगे 2 ग्राम का, कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो एक्स का डायमेंशन है, ये पूरा इसे नंबर को डिवाइड करना है, तो एक्स अगर डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस, तभी ये नंबर हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका टाइप 1 कंप्लीट हुआ। इसको पूरा आप देखेंगे और मेरा मतलब ये पूरा विश्वास है कि इसके बाद आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा। और कभी भी कोई बात करता है कि भाई एससी वर्मा का एक्सरसाइज 1 टाइप 1 क्वेश्चन आता है, आप कहेगा हाँ पूछो ना, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। मेरे पढ़ाई या मेरे बताने का मतलब इतना ही है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय लेक्चर यू विल बिकम ए सक्सेसफुल टीचर। ऑरेटर आप बन जाते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन एक बात और, क्योंकि जानकारी तो यह है, इस चीज़ को पूरा ऑल ओवर इंडिया आपको उसको ब्रॉडकास्ट करना है, भेजना है। और ये तभी संभव है जब आप इसको लाइक करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ये मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। इसी आशा से कि हम कल फिर मिलेंगे। आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर हम इसी एक्सरसाइज के टाइप 2 में दोबारा आपसे मिलते हैं। थैंक यू।